4 साल 4.5 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री जी को अपना सत्ता गंवाना पड़ा। और वो पहले ऐसे व्यक्ति हुए झारखंड में जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के सलाखों के पीछे गए। और साथ साथ आप देखे होंगे आलमगीर आलम साहब का भी किस तरह से उनके पीए के चाकर घर से 35 करोड़ रुपए का बरामदगी हुआ। ये राजमहल सीट को, ये राजमहल की जनता को, या फिर इस संथाल परगना को जिस तरह से उन लोगों ने बदनाम किया है, इनके रह गए हैं। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया इधर घुस रहा है, विशेषकर मुस्लिम घुसपैठिए, कहीं जमाई कॉलोनी बन रहा है तो कहीं पोहना कॉलोनी बन रहा है तो कहीं कहीं क्या बन जा रहा है। मैं घूम रहा था दुआ और इस पूरे क्षेत्र में नई नई कॉलोनियां बस रही है। यहाँ के देश के मुसलमानों से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के डेमोग्राफी को जो चेंज कर रहे हैं, ये पूरे डेमोग्राफी को चेंज करके जिस तरह से, चाहे वो पहाड़िया जनजाति हो चाहे फिर संथाल जनजाति हो, जिस तरह से उनके जमीन का उपभोग करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा क्षेत्र में एक तरह से जो लव जिहाद लैंड जिहाद की जो हम लोग मान के रखिए कि समान नागरिक संहिता इस बार की सरकार बनेगी तो लागू भी होगा और ये डेमोग्राफी चेंज के कारणों को भी रोका जाएगा। और यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं उसको भी चिन्हित करके जो भारत के नागरिक है वो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है और हमारे संसाधनों का उपभोग करके यहाँ के मूलवासी, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के भारतीय नागरिकों का हक अधिकार छीन रहे हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाएं। वास्तव में अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, आप सबको मालूम है कि देश के लोकसभा के आम चुनाव का आखिरी चरण 7वां चरण 1 जून को होना है। और इस 7वें चरण में देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता के नेतृत्व प्रतिनिधित्व के लिए देश अपना प्रधानमंत्री चुनने वाला है। झारखंड के अंदर भी 3 लोकसभा, साहेबगंज, राजमहल, गोड्डा और दुमका, ये 3 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है 1 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और अपने 1 अरब 40 करोड़ जनता के लाडले प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बनने के लिए अब की बार 400 के पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी एनडीए गठबंधन। और झारखंड में भी हम लोगों ने एनडीए के गठबंधन में 14 की 14 सीटें जीतने के संकल्प के साथ मैदान में उतरे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जो पहले 3 चरण के चुनाव हुए हैं, उन तीनों चरणों में सभी के सभी सीटें, 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अंतिम की 3 सीटें भी राजमहल सहित जो पिछले 2014 और 2019 में हम नहीं जीत पाए थे, इस बार वह भी सीट हम लोग जीतेंगे। यह संथाल परगना विशेष रूप से अभी जिस बात को लेकर के चर्चा में है, वो चर्चा है जो प्रधानमंत्री जी लगातार बार बार जो विषय को देश के समक्ष रख रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं और जनता भी उसको एक्सेप्ट कर रही है। वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, वो मुद्दा है तुष्टीकरण का, वो मुद्दा है वंशवाद का। और ये तीनों ही बातें संथाल परगना में, झारखंड में तो ही है, लेकिन संथाल परगना में विशेष रूप से हमें एकदम सामने देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार के आरोप किन पर लगे? झारखंड ने 2019 में इस ठगबंधन को मौका दिया था। इन्होंने कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार प्रतिवर्ष नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा कह करके कई एक वायदे करके वो सत्ता में आए थे, लेकिन सत्ता में आने के साथ ही वो जिस तरह से भ्रष्टाचार में फंसे और भ्रष्टाचार करने लगे, उससे झारखंड की तो बदनामी हुई है, विशेषकर संथाल परगना की विशेष रूप से बदनामी। जिस राजमहल लोकसभा में हम बात कर रहे हैं, इस राजमहल में ही एक विधानसभा बरहेट है और एक विधानसभा पाकुड़ है। और ये राजमहल के लिए एक अवसर था, संथाल परगना के लिए एक अवसर था कि यहाँ का कोई व्यक्ति झारखंड का मुख्यमंत्री बने। वो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, लेकिन झारखंड का मुख्यमंत्री, चूंकि विधायक है तो झारखंड का मुख्यमंत्री। यहाँ का एक व्यक्ति जो कांग्रेस विधायक दल का नेता था और बड़ा कंपोनेंट है इस सरकार का,
वो एक कैबिनेट मंत्री के, एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में वहां निर्वाचित हुए थे, वहां चुने गए थे। लेकिन 4 साल, 4.5 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री जी को अपना सत्ता गंवाना पड़ा। और वो पहले ऐसे व्यक्ति हुए झारखंड में जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के सलाखों के पीछे गए। और साथ साथ आप देखे होंगे आलमगीर आलम साहब का भी किस तरह से उनके पीए के चाकर घर से 35 करोड़ रुपए का बरामदगी हुआ। ये राजमहल सीट को, ये राजमहल की जनता को, या फिर इस संथाल परगना को जिस तरह से उन लोगों ने बदनाम किया है, जिस तरह से यहाँ की जनता को या यहाँ के जनादेश को कलंकित किया है, इसका जवाब इस चुनाव में इस पूरे क्षेत्र की जनता दी। तुष्टीकरण की राजनीति के कई एक विद्रूप उदाहरण यहां देखने को मिलते हैं। चांद भैरव, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, फूलो झानो, एक हूल आंदोलन के प्रणेता जिन्होंने अंग्रेजों के समय भी कभी गुलामी को अपने ऊपर और बाहरी आक्रमणकारियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपनी संस्कृति, अपने भूमि, अपने जल जंगल की जमीन की रखी, अपना सर्वस्व निछावर कर देश के इतिहास इतना बड़ा जातीय विद्रोह और इतना बड़ा जनजातीय नरसंहार समझने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए कोई दूसरा हमको उदाहरण में नहीं मिलता है। जो भोगनाडीह सिद्धू कानू की पैतृक जमीन है, जहां से यह फूल प्रारंभ हुआ, जहां से यह चिंगारी निकल करके पूरे संथाल परगना सहित पूरे देश को जिसने झंकृत किया, स्पंदन किया, लोगों के मन में एक ललकार और एक क्रांति का जो उन्होंने अनुभव किया, आज उस भोगनाडीह में जनजातीय कितने बचे हैं? आज जाकर के देखिए, जनजातीय समाज के लोग 2, 5, 10 घर रह गए हैं। बाकी सारा जो घर है वो सारा घर किनके रह गए हैं? जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया इधर घुस रहा है, विशेषकर मुस्लिम घुसपैठिए, कहीं जमाई कॉलोनी बन रहा है, तो कहीं पोहना कॉलोनी बन रहा है, तो कहीं कहीं क्या बन जा रहा है। मैं घूम रहा था दुआ, और इस पूरे क्षेत्र में नई नई कॉलोनियां बस रही है। जब यहां संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट लागू है, जब संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट लागू है, नॉन सेलेबल जमीन है, तो किस जमीन पे नई नई कॉलोनियां बस रही है? कौन लोग जाके बस रहे हैं? आप जाकर के देखेंगे तो सारे मुस्लिम आबादी उधर बढ़ रही। यहाँ के देश के मुसलमानों से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के डेमोग्राफी को जो चेंज कर रहे हैं, ये पूरे डेमोग्राफी को चेंज करके जिस तरह से, चाहे वो पहाड़िया जनजाति हो चाहे फिर संथाल जनजाति हो, जिस तरह से उनके जमीन का उपभोग करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा क्षेत्र में एक तरह से जो लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो हम लोग बातें करते हैं, जो अब वोट जिहाद में भी बदल गया है कि भाई किसी न किसी जनजातीय महिला को आगे करो, उनसे शादी करो और फिर उनको किसी न किसी पद पे चुनाव लड़ाओ, उनको जिताओ और फिर पीछे से फिर उनका नेतृत्व करो। आज यहां इस पूरे क्षेत्र में जो जनजातीय आबादी, पूरे देश के अंदर हिंदू आबादी 8% घटी है, पूरे देश के अंदर। देश के संवैधानिक पद पर, सबसे बड़े पद पर एक आदिवासी महिला बैठी हुई है। एक जनजातीय महिला पहली बार देश की आजादी के 75 साल के बाद आज हमारे संवैधानिक सर्वोच्च पद पर है, जो संविधान को अपने धारण की हुई है। वो हमारे संविधान की सबसे बड़ी प्रतीक है। हमारा 10 साल का शासन रहा है, हम लोगों ने कभी संविधान के विषय में कभी किसी भी प्रकार से आप बता दीजिए कहीं पर हम लोगों ने कुछ दिखाया? संविधान को तो हम लोगों ने और मजबूत करने का काम किया। हम लोगों ने 370 और 35 से हटा करके संविधान में जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। हमारा काम संविधान का देश को मजबूत करने का, देश को एकीकृत करने का, देश की संप्रभुता को और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बढ़ते हुए कदम बनाने का काम है। आप सबको मालूम है, जिस समय SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, यही प्रधानमंत्री जी थे जो अमेंडमेंट ला करके कोर्ट अपने लोकसभा में, राज्यसभा में उसको और मजबूती देने का काम किया। और अगर मैं बताऊं आपको जो संविधान किसने खतरे में डाला है, किसने बदला, तो मैं आपको सिलसिलेवार बता सकता हूं। 1950 में संविधान लागू हुआ देश के अंदर 26 जनवरी को। 1956 में पहली बार चुनी हुई सरकार केरला के अंदर, लेफ्ट की सरकार, CPM की सरकार, उसको हटा करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि नेहरू जी को वो सरकार पसंद नहीं थी। पहली बार संविधान का
एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिराने का काम किया। लगभग 130 बार कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाया है इस देश के अंदर, चुनी हुई सरकार को गिरा है। अकेले सोनिया गांधी जी पर 51 से, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी जी पर 51 से ज्यादा बार देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का आरोप है, लगाया है उन्होंने। 1977 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया कि आप अवैध हैं, आपका निर्वाचन अवैध है, आप गलत तरीके से जीते हैं, इंदिरा गांधी जी ने संगे संग उसी समय देश में संविधान को विलोपित करते हुए इमरजेंसी लगा करके 2 साल तक अपने प्रधान पे बैठ रही। संविधान की सारी ताकतों को एक आम नागरिक के, एक आम कार्यकर्ता या आम नागरिक का जो संवैधानिक अधिकार है, और सारे संविधान के अधिकार को लूट करके उन्होंने 1977 में इमरजेंसी लागू कर दिया। एक मिनट, आपको पूरा कंप्लीट कर दिए। जो हमारे शाहबानो केस में जजमेंट आया, राजीव गांधी जी थे वहां पर, और तुरंत जाकर के फिर लोकसभा में जाकर संविधान को वहां पे चेंज करके उसको दे दिया। पूरे देश के अंदर सरकारी संस्थान से जो आरक्षण समाप्त करने का जो मामला है, वो 2 ही सरकारी संस्थान में है, एक जामिया मिलिया इस्लामिया और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां आरक्षण था, लेकिन आरक्षण को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो अल्पसंख्यक मुस्लिम यूनिवर्सिटीज थे। अरे भैया, हम लोगों ने तो संविधान को मजबूत करने का काम किया है। आज चाहे राष्ट्रपति हो, 4 से ज्यादा अपने जो है जनजातीय अपने राज्यपाल हो, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं भी एक दलित का बेटा हूं, आज यहां पर इसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं। आज हम लोगों ने संविधान को मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम किया। ये आरोप वो तब लगाते हैं जब वो जेल जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री हैं, हम शिबू सोरेन जी के परिवार में जन्म लिए हैं, तो भैया हम कितना भी लूट मचाए लेकिन हमको जेल नहीं जाना पड़े। राजमहल में कोई जनजाति भाई यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उसको जेल जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? कहीं जाता है भैया? राज्य के अंदर तो आदिवासी सरकार है, तो उनको भी नहीं जाना चाहिए। यदि यही पैमाना रहे कि भाई जो है तो भैया नहीं जाएगा, तो फिर उनको भी जेल नहीं जाना चाहिए। यह देश कानून से चलता है, यह देश संविधान से चलता है, और इसमें कोई भेद नहीं है। आपके एक वोट का भी उतना ही महत्व है जो बड़े घर के बेटे बेटियों का है। आईपीसी की धारा आप पे भी उतना ही लागू होती है जितना उनके ऊपर लागू होती है। हम लोगों के समय में नरेंद्र भाई मोदी जी ने कानून को लागू कराने का काम किया है, और इसलिए वो जेल जा रहे हैं। इसलिए परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति अब समाप्त होने को आई है, इसलिए लोगों को बहकाने के लिए संविधान खतरे में है, ऐसा आरोप लगाते हैं। आप लोग लंबे वक्त से आवाज उठा रहे बांग्लादेशी घुसपैठी, देश के गृह मंत्री आपके पास है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बॉर्डर पर, वो आपके कंट्रोल में है, तो आप जांच क्यों नहीं करवा देते हैं? करेंगे इस बार। 10 साल थोड़ी से समय, किसी भी चीजों का एक लंबी बीमारी होती है ना, तो उसके इलाज में थोड़ा समय लगता है। इस बार निश्चित रूप से करेंगे, और ये जान के रखिए कि समान नागरिक संहिता इस बार की सरकार बनेगी तो लागू भी होगा, और ये डेमोग्राफी चेंज के कारणों को भी रोका जाएगा, और यहां पर जो ऐसे लोग हैं उसको भी चिन्हित करके, जो भारत के नागरिक है वो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है और हमारे संसाधनों का उपभोग करके यहाँ के मूलवासी, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के भारतीय नागरिकों का हक अधिकार छीन रहे हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ताला जी ने अपने बयान में कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में बेमिसाल अल्पसंख्यक भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार देख रहे हैं कि अभी नफरती बू आ रही है। हम लोग चाहते हैं ताला जी को हराना चाहते हैं। हम लोग एक बात कहते हैं, जो हमारे भारत के नागरिक हैं वो कोई मुसलमान और अल्पसंख्यक और हिंदू नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं। वो मुस्लिम भी है, वो हिंदू भी है। जब सबका साथ सबका विकास हम लोग बात करते हैं तो भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री जी इसलिए नाम नहीं काटते हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए कि मुस्लिम है। उसको प्रधानमंत्री आवास भी देते हैं, उसको उज्ज्वला योजना भी देते हैं, उसको गैस का कनेक्शन भी देते हैं, उसको चावल भी देते हैं, और उसको जो है आयुष्मान की योजना भी देते हैं। हमारी बातें जो भी होती है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, जो बांग्लादेश से, यहाँ के रहने वाले मुसलमान तो यहाँ के भारत के नागरिक हैं, जो बांग्लादेश से घुस करके यहाँ के मुसलमान भाइयों का भी जो हक अधिकार छीन करके लूट के ले जा रहे हैं, उनको लिए हमारा बात है। और ताला मरांडी जी ने जो कहा है वो एकदम सत्य कहा है। जो भारत से प्यार करता है
वो चाहे हिंदू है मुसलमान हो, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा, वो कमल को चुनेगा, देश के विकास को चुनेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।